हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि न्यायिक समीक्षा क्या है, जुडिशियली रिव्यू क्या होता है और किस तरीके से वो किसी भी फैसले को पलट सकते हैं या फिर विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी नियम की जब वो जांच करता है और उसको अगर अवैध घोषित पाता है तो उसे अमान्य कर देता है और सरकारें उसे लागू नहीं कर पाती हैं। तो जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी समीक्षा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मतलब कौन कौन से विषय इसकी सीमा के अंदर हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से विषय हैं। किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मैंने बताया था जुडिशियली रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। और ये क्या करता है कि जो भी कार्यपालिका के द्वारा आदेश दिए गए हैं उनकी जांच करना किस किस तरीके से करता है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर किसी भी तरीके से कोई भी विधि या कानून ऐसा बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको कम करता है या उन्हें ख़त्म करता है तो ये यहाँ पर जुडिशियली रिव्यू होगा, इनका उल्लंघन अगर होता है तो। दूसरी बात यह है, यह उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है। जैसे कि अगर बात करें कि अगर कोई राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिस पर उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था। सपोज करिए 3 तरह की सूचियां हैं, उन सूचियों में से जो केंद्र के पास सूची है, जो केंद्र की सूची है, अगर उस पर कोई कानून बना देती है तो फिर ये क्या है, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो तीसरा है संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है संविधान के अकॉर्डिंग अगर वो ठीक नहीं है या उसका जो नियम बनाया गया है वो संविधान के नियम का विरोध करता है तो क्या होगा, उसके लिए भी ये चीज़ यहाँ पर काम होगी। अब देखते हैं, उपरोक्त में से स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है, लेकिन फिर भी जब अमेरिकी संविधान अपनी किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं करता है वहाँ पर, ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में क्या है कि कानून की जो पूरी प्रक्रिया है वह कानून के द्वारा स्थापित पद्धति के ही ऊपर मिली हुई है उसे, मतलब कानून की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर उसे तहरीर मिली हुई है। अब भारत में क्या है, भारतीय संविधान में ये चीज अंतर्निहित है, दोनों ही चीजें हैं। अब कैसे है, दोनों के बीच अंतर जरा देख लेते हैं। अंतर कहता है कि कानून की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण ज्यादा देती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करती है कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो उसमें बनाया गया है उसमें क्या कहा गया कि नागरिकों के संरक्षण और अधिकारों के लिए कहीं ज्यादा बृहद है, मतलब कहीं ज्यादा बड़ी संभावना प्रदान करती है। अगर इन अधिकारों को उल्लंघन होता है या फिर किसी भी तरीके से ये अमान्य घोषित होते हैं तो क्या होता है, ऐसा कानून निरस्त कर दिया जाता है। और न केवल इस आधार पर कि वो गैर संवैधानिक है बल्कि उनकी प्रक्रियागत पर या फिर अविवेकपूर्ण होने पर, इन सारे कारणों के द्वारा भी इसको निरस्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एक कानून की संवैधानिकता का परीक्षण करता है और देखता है, केवल जांच करने में वो ये भी देख सकता है कि जो कानून बना है वो वास्तव में बनाने लायक था या वास्तव में उसकी शक्ति जो थी क्या उसके अंतर्गत थी जिसने ये कानून बनाया है। इस चीज़ का भी वो अवलोकन करती है और इसको देखती है। कानून के विवेकपूर्ण ना होने पर इसकी उपयुक्तता अथवा नीतिगत प्रभावों से जुड़े प्रश्नों पर विचार नहीं होता। फिर इसके बाद क्या होगा, इस पर और आगे कोई बात नहीं होगी। बाकी अगर ये कानून किसी भी तरीके से विरोध करता है, जो मैंने तीनों पॉइंट्स आपको बताए, उनमें अगर तीनों तरीके से किसी भी तरीके से ये अमान्य पाया जाता है तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित कानूनी प्रक्रिया के नाम पर न्यायिक समीक्षा की विशद शक्ति के कारण आलोचक इसे थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर कहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के या जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, वो कानून नहीं बनाती है, वो उनकी जांच करती है कि कानून सही है या नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक अलग से शक्ति मिली हुई है, इसे थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर भी कहते हैं। यानी एक महाधिवक्ता जो है, विधायिका जो है, वो सामाजिक नीतियों आदि का एकमात्र निर्णय या न्यायिक सर्वोच्चता का यह अमेरिकी सिद्धांत हमारी संवैधानिक प्रणाली में मान्यता पाता है।
लेकिन इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, सीमित रूप में है। क्या है? सीमित रूप में है। इसे हम जानते हैं कि हमने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर ब्रिटिश का भी सिद्धांत पूरी तरह अनुसरण नहीं किया है। कितनी बार मैंने आपको बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को जो पूरी संविधान सभा थी उसने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। उसके बाद जो जो चीज़ें जिस जिस संविधान से अच्छी लगी उनको उसमें डाला गया और अपने देश के अकॉर्डिंग उनको बनाया गया। तो सारी की सारी चीज़ें हमने संसदीय व्यवस्था भी ब्रिटिश से ली है, लेकिन हमने पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था को नहीं ले लिया। ऐसे ही हमने न्यायिक समीक्षा भी अगर अमेरिका से ली है तो पूरी की पूरी उसको नहीं ले लिया। हमारे देश में संसद की संप्रभुता के संबंध में कई सीमाएं हैं, और जैसे कि हो गया संसदीय होने का क्या कुछ प्रावधान है, जैसे कि लिखित संविधान है, शक्तियों का संघीय बंटवारा है, राज्य अपने तरीके से काम करते हैं और केंद्र अपने तरीके से, लेकिन दोनों में समन्वय होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मौलिक अधिकार हो गए और न्यायिक समीक्षा हो गई, ये सारे के सारे मूलभूत ढांचे हैं संविधान के, इनमें किसी भी तरीके का बदलाव या इनको कम नहीं किया जा सकता है। वास्तव में भारत में दोनों अर्थात अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता सिद्धांत और ब्रिटिश संसदीय सिद्धांत की सर्वोच्चता का मिश्रण है। मैंने बताया आपको कि भारत में जो भी हमने लिया है इन देशों से उसमें क्या है, मिश्रण है एक तरीके का, हमने पूरा का पूरा उनको कॉपी नहीं किया हुआ है। अब देख लेते हैं नवी अनुसूची क्या है, और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अगर सब नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो में ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको वीडियो कैसा लगा है। नवी अनुसूची में क्या है, न्यायिक समीक्षा की दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब देखिए नवी अनुसूची में क्या है कि 31B नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों की किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। 31B के अंदर क्या है, नवी अनुसूची जो है अगर इसके अंदर किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जो भी इसमें क्षेत्र आते हैं उनके अंदर अगर ये किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो अवैध ठहराने के लिए इसकी रक्षा करता है। ये क्या करेगा, ये अवैध है अगर तो ये कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 31B तथा नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। स्पेशली ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है, यूपीपीएससी में भी पूछे गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। मूल रूप से 1951 में नवी अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनियम थे। केवल कितने थे, 13 थे, लेकिन अब वर्तमान में अगर 2016 की बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो गई है, 282 हो गई है। इनमें से राज्य विधायिका के अधिनियम एवं विनियम, भूमि सुधार, अब इससे संबंधित मामले कौन कौन से हैं, भूमि सुधार हो गया, जमींदारी उन्मूलन हो गया, इससे संबंधित हैं। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर पता था जमींदार किस तरीके से काम करते थे, और जो भी सरकारें उस समय पर थीं वो कोशिश करती थी कि जमींदारों को रुष्ट ना किया जाए, क्योंकि जमींदारी वर्ग एक ऐसा वर्ग था वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उच्च वर्ग मानता था, तो उसी से संबंधित कानून इस तरीके के बनाए गए थे। तो इन चीज़ों के लिए जो 31वीं सूची है और इसमें सारे जो बनाए गए हैं नियम वो उसी हिसाब से बनाए गए थे जब देश आज़ाद हुआ था। हालांकि आर कोएल्लो मामले में महत्वपूर्ण निर्णय 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था कर दी कि नवी सूची में जो भी विषय शामिल हैं अगर कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता, जो भी इसमें विषय शामिल होंगे तो उनको क्या करा जाएगा, न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं आएंगे। तो आपको ये बात याद रखने वाली है कि नवी अनुसूची में जो शामिल कानून है उनको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा। न्यायालय का यह भी कहना था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है। देखिए जहां पर भी ये बात आ जाती है ना कि मूलभूत विशेषता है, तो मूलभूत ढांचा या मूलभूत विशेषता, इसको कम नहीं किया जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, और इसे नवी अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता। न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है। कैसे, अगर उनमें अनुच्छेद 14, 15 और 19 ये सारे के सारे आर्टिकल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको मिल जाएगा, पीके एजुकेशन कोर पर जाइए यूट्यूब में और सीधे आप भारत का संविधान डालेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों अथवा संविधान की मूलभूत विशेषता का हनन होता है। अगर ये अनुच्छेद जो है इनमें से किसी भी अनुच्छेद का अगर हनन होता है तो क्या होगा, इनको माना जाएगा।
किसी भी तरीके तो वो कानून क्या होंगे, अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे या जुडिशली रिव्यू में आएंगे। 24 अप्रैल 1973 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान की मूलभूत विशेषता का प्रतिपादन किया था। हम जानते हैं 1973 में कौन सा केस था, केशवानंद वाला जो केस था, वो उसी के थ्रू तो मूलभूत विशेषता बताई गई थी कि संविधान के ये जो स्ट्रक्चर है, इट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको छेड़ा नहीं जा सकता है। अगर कोई भी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है तो उससे ना तो कोई छेड़खानी करी जाएगी, ना ही वो कम किए जाएंगे किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये मामला था केशवानंद भारती मामले में, ऐतिहासिक फैसला इसमें दिया गया था। उपरोक्त फैसला देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे, जरा उन निष्कर्ष को देखते हैं। कहा गया था कि भाग 3 में जो गारंटी दी गई है हमारे मौलिक अधिकारों की, उनकी वो क्या थे, मूलभूत संरचना है संविधान की, उनमें किसी भी तरीके से उनका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अगर उनका उल्लंघन होता है तो ऐसी विधियां जीरो घोषित कर दी जाएंगी। यदि पहले की स्थिति किसी कानून का परिणाम है, जैसे भाग 3 के किसी अनुच्छेद में संशोधन अथवा नवी अनुसूची में शामिल करने से, तो ऐसा कानून न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के प्रयोग से निरस्त किए जाएंगे। मैंने बताया आपको कि अगर किसी भी तरीके का ऐसा काम देखा जाता है, अगर वो कानून ठीक नहीं है या उल्लंघन करता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो क्या करेगा, उनको जीरो घोषित कर देगा। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की कसौटी पर नवी अनुसूची के कानूनों की संवैधानिकता का स्वरूप कोई प्रासंगिक कारण नहीं है, बल्कि असल निर्धारक है और उसे संशोधन का परिणाम है। एक चीज़ और भी है, जितने ये आपको पॉइंट्स हैं कि पता होना चाहिए, उनमें आपको देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से मूलभूत संरचना क्या है। मैंने बताया है वीडियो में, आप जाकर वहाँ पर ज़रूर देखें कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको वो पता चल जाएगा तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो हो सकता है आप क्वेश्चन गलत कर सकें। होता क्या है, जब मूलभूत ढांचा आपको पता होगा और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संविधान में इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो आप बहुत इजीली इसे जज कर पाएंगे कि ये मूल स्ट्रक्चर है, इसमें कटौती नहीं हो सकती है। तो ये वाली बात है। केशवानंद भारती मामले में बहुमत का फैसला, इंदिरा गांधी मामले में, ये सारे मामले मैंने डिस्कस किए हुए हैं कि साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नए संविधान संशोधन की वैधता का निर्णय उसके अपने गुणों के आधार पर होना है। जिस तरीके से भी न्याय निर्णय लिया जाएगा या जो संविधान की वैधता का निर्णय है, वो कौन, जुडिशरी सिस्टम अपने हिसाब से करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। भाग 3 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, उन पर बने कानूनों के वास्तविक प्रभाव का ध्यान रखना पड़ता है। यह निर्धारित करते समय करना होता है कि कानून संविधान के मूल ढांचे की क्षति तो नहीं पहुंचा रहा, कोई भी जो कानून है कहीं मूल ढांचे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। यह प्रभाव परीक्षण एवं चुनौती की वैधता का निर्धारण करेगा। अगले देखें 24 अप्रैल 1973 को इसके बाद आए हुए सभी संविधान संशोधन, जिनके द्वारा नवी अनुसूची में बहुत सारे कानूनों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। अब देखें, इनका परीक्षण संविधान के मूल ढांचे की विशेषता की कसौटी पर किया जाएगा। जैसा कि अगर अनुच्छेद 21 की बात करें, अगर इन सबको साथ पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, इनमें जो भी सिद्धांत हैं, अगर इनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो वो कानून शून्य हो जाएंगे। इसे दूसरी तरह से देखने पर, अगर एक अधिनियम संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है और इसके प्रावधानों पर निशाना साधा जाता है, इस आधार पर कि वे संवैधानिक जो मूल ढांचा है कहीं उसको क्षति तो नहीं पहुंचा रहे हैं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पूरे चैप्टर में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो भी विधि बनाई जाएगी वो अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो खत्म नहीं होना चाहिए, और उसी के आधार पर पूरा जो न्यायिक समीक्षा है वो की जाती है। मतलब अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जाएगा जो इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब करता होगा तो वो जीरो हो जाएगी। अब वो फैक्टर्स और पॉइंट याद रखने वाली बात है, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पर मैंने आपको बहुत बार बताया, छोटी छोटी चीजें आप हमेशा क्या करिए, कॉर्नर में लिख लिया करिए। आपने किसी पेज पर कोई नोट्स बनाया और जब आप लिखते हैं तो कॉर्नर में छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर लिख लिया करिए। क्या होता है, पूरा पेज पढ़ेंगे आप 2-4 महीने पहले, फिर आप हफ्ते भर पहले भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्जाम के हॉल में जाने की तैयारी के पहले अगर आप 1 रात पहले या 2 रात पहले आप रिवीजन करना चाहते हैं कि आपके दिमाग में कोई चीज़ क्लिक करी, तो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं एग्जाम के लिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप उन चीज़ों को ज़रूर छोटे छोटे से पॉइंट में ज़रूर लिखा करें।
अब देखते हैं नवी सूची में शामिल कानूनों को संविधान संशोधन द्वारा संरक्षण, मतलब पूरा संरक्षण नहीं होगा, प्रदान करने का औचित्य संवैधानिक न्याय निर्णय का एक मामला होगा जिसमें किसी कानून द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन की प्रकृति की सीमा की जांच की जाएगी। यह परीक्षण 21, 14 और 19 में उल्लिखित मूल संरचना के सिद्धांत की कसौटी पर होगा। मतलब राइट टेस्ट का अगर बात कहें तो ये होगी। अधिकारों का सार का उपयोग करके भाग 3 में जो है अनुच्छेद के संक्षिप्त अवलोकन के आधार पर होंगे, जैसा कि इंदिरा गांधी मामले में किया गया था। और उक्त परिणाम में नवी अनुसूची के कानून पर जो भी लागू होते हैं उन पर भी अगर ऐसा पाया जाता है तो वो भी क्या होंगे, अतिक्रमण से मूल ढांचे पर प्रभाव अगर पड़ता है तो ऐसे कानून नवी अनुसूची को संरक्षण नहीं मिलेगा। अगर उनको फिर इसमें नहीं रखा जाएगा वो क्या होगा, वो हट जाएंगे। अगला आगे देखते हैं अगर नवी अनुसूची के किसी कानून की वैधता को इस न्यायालय में सही ठहराया गया है तो निर्णय द्वारा घोषित सिद्धांत पर ऐसे कानून को पुनः चुनौती नहीं दी जाएगी। तथापि भाग 3 का कोई कानून जिसे अधिकारों का उल्लंघनकारी ठहराया गया हो, 1973 के बाद नवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया हो तथा ऐसा उल्लंघन चुनौती देने के योग्य होगा। इस आधार पर यह संविधान की मूल संरचना को अगर क्षति पहुंचाता है तो मैंने बताया कि आपको ये क्या करेगा, ये 0 कर दिया जाएगा। ये बार बार वही चीज़ें हैं जो पूरी रिपीट करी जा रही हैं। यदि अधिनियम को निरस्त करने के परिणामों में कार्यवाही हो चुकी है और लेन देन तय हो चुका है तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर नियम को निरस्त करने की परिणाम जो हो चुका है उसमें कार्यवाही भी हो चुकी है तो फिर यहाँ पर ऐसा काम नहीं किया जाएगा। सभी को ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और बहुत सारी दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से सबकी दिवाली बीते और जल्दी से ये कोरोना काल ख़त्म हो ताकि लोग फ्रीली मूव कर सकें और सब कुछ अच्छा हो। आगे आने वाले साल में हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि समय अच्छा आए। कोरोना ने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है इकॉनमी को भी और लोगों को भी। किसी भी रूप में देखें कोरोना ने बहुत ज़्यादा हार्म किया है सभी, चाहे वो मानव हो या फिर एनवायरनमेंट हो, सभी के लिए। तो अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।